अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू हिस्ट्री हमारे साथ। दोस्तों 1819 ईस्वी में खानदेश के भील बगावत पर उठे। उस इलाके में 1846 ईस्वी तक कई बार बगावत हुई। साहिल कच्छ से मगरबी साहिल तक 1824 और 1836 ईस्वी में ज़बरदस्त बगावत हुई। ज़िला बीजापुर में एक ब्राह्मण दिवाकर दीक्षित ने अपने हमराइयों को जमा करके 1824 में एक मकामी जिंदगी को जो बीजापुर से 4 मील जानिब मशरिक में है लूटा और अपनी हुकूमत कायम कर ली। शिवालंगा की मौत पर जब कंपनी ने उसके पालक बेटे को जानशीन तस्लीम करने से इनकार कर दिया तो 1824 ईस्वी में रियासत कित्तूर में ज़बरदस्त बगावत हुई, जिसमें अंग्रेज़ कत्ल हुए और बागियों ने रियासत की आज़ादी का मुतालबा किया। उनको बाद में शिकस्त हुई, लेकिन आज़ादी हासिल करने के लिए 1829 में यहाँ फिर बगावत हुई। 1826 ईस्वी में रामसूस ने बगावत की और दक्खनी इलाकों में जहाँ के कैद फैला हुआ था ये बगावत 3 साल तक रही। शुमाली कोंकण के मकाम सावंत वादी में 1830, 1832 और 1836 ईस्वी में खुली बगावतें हुई। 1844 ईस्वी में कोल्हापुर में बगावत हुई और रियासत के वलीउद अनास साहब ने अपनी बादशाहत का ऐलान कर दिया। बागियों ने अंग्रेज़ी फ़ौज के देसी अफसरान से भी साजबाज कर ली थी और जल्दी आसपास के देसी इलाकों में भी बगावत फैल गई। इसी तरह पालाकोंडा में 1831 ईस्वी में आम बगावत हुई। दोस्तों सबसे पहले जंग बक्सर के बाद फ़ौजी बेचैनी नमूदार हुई, जिसका तज़किरा हम पिछली किस्त में कर चुके हैं। इसके अलावा जंग बर्मा के मौके पर भी फ़ौज में बगावत फैली। बारकपुर की 47वीं रेजिमेंट ने रंगून जाने के लिए बार बरादरी की मुश्किलात और महंगाई के मुतालिक अपनी दुश्वारियों को माकूल तरीके से पेश किया, मगर अंग्रेज़ अफसरान ने उसको सरकशी की अलामत समझा और नहायत सख्त जवाब दिया गया, जिसके नतीजे में बरहमी पैदा हो गई। शोरश दबाने के लिए परेड के मैदान में खुफिया तरीके से तोपखाना जमाया गया। गोरा पलटूनें खड़ी की गई और फिर 47वीं रेजिमेंट को अचानक खड़ा करके गोलाबारी की गई। दूसरी तरफ से गोरा फौज ने निशानाबाजी की और भागते हुए सिपाहियों पर उन गोरे फौजियों ने तेग आजमाई के जोहर दिखाए। बहुत सौ को गिरफ्तार करके फांसी दी गई और बाज़ को बेड़ियां पहनाकर जलील तरीके से सड़कों पर काम करवाया गया। 1843 ईस्वी में बंगाल की 4 रेजिमेंट ने बगावत की, जिनको सिंध गस्ब करने के बाद भत्ता देने से इनकार कर दिया गया, जो कि हमेशा उनको दिया जाता था। मार्च में लिखता है कि इलाके सिंध का खुदा इंतकाम भी साथ ही साथ नाजिल हुआ। इससे देसी फ़ौजों की वफादारी और इताअत-शुआरी में बड़ा फ़र्क पड़ गया और उस बगावत की दाग बेल पड़ गई, जिसने 13 साल बाद तमाम देसी फ़ौजों का सफाया करके रख दिया। ये भत्ता बंद हो जाने पर सिपाहियों में ज़बरदस्त नाराज़गी फैल गई। फरवरी 1843 ईस्वी में 34वीं पलटून ने सिंध जाने से इनकार कर दिया। बंगाली रिसाले और तोपखाने ने भी ऐसा ही किया। 2 पलटूनों ने फ़िरोज़पुर पहुंचकर कश्ती पर सवार होने से इनकार कर दिया और 64वीं रेजिमेंट ने लुधियाना मदकी और शिकारपुर में बगावत की। जब मद्रासी फ़ौजों को सिंध जाने का हुक्म मिला तो उन्होंने भी इनकार कर दिया। गर्ज ये कि हिंदुस्तानी सिपाहियों में बददिली और नाराज़गी की लहर दौड़ चुकी थी और बकौल मार्शमैन उनकी समझ में ये इंसाफ व कायदा किसी तरह नहीं आता था कि उनका भत्ता सिर्फ इसलिए बंद कर दिया जाए कि उन्होंने अपने आकाओं की सल्तनत में एक नई ममलकत का इजाफा कर दिया था। इस किस्म की शोरशें मुतअद्दिद बार हुईं, मगर सिर्फ फ़ौज तक ही महदूद रहीं और जल्द ही कुचल दी गईं। 1840 ईस्वी से 1856 ईस्वी तक कई बार फ़ौज में बेचैनी के आसार पैदा हुए और बाज़ जगह शोरशें भी हुईं। नेपियर के अंदाजे के मुताबिक पंजाब की पूरी देसी फ़ौज में 1850 में ही बगावत के आसार पैदा हो गए थे। दोस्तों वेलोर की बगावत इसलिए अहम है कि इसको 1857 ईस्वी की रिहर्सल या नमूना कहा जा सकता है। वेलोर में जो मद्रास में वाक़ है, टीपू सुल्तान के ख़ानदान को नज़रबंद किया गया और बगावत फैलाने का इल्ज़ाम उन्हीं के सर लगाकर उनको कलकत्ते में नज़रबंद कर दिया गया। बगावत की वजह दरअसल वो इस्लाहात थीं जो फ़ौज में राइज की गई और जिनकी रूह से दाढ़ी को ख़ास तरीके से छांटने का हुक्म हुआ। कशका लगाना ममनून हो गया और एक अंग्रेज़ी तर्ज की पगड़ी का ज़बरदस्त इस्तेमाल करवाया गया।
उन बेजा दस्त दराजियों से हिंदुस्तानी सिपाहियों के, जिनमें अक्सर मुसलमान थे, जज्बात मुश्तिल हो गए और उन्होंने 10 जुलाई 1806 ईस्वी को दिन के 10 बजे तकरीबन 200 गोरों को हलाक व ज़ख्मी कर डाला। मार्शमैन उस बगावत का जिक्र करते हुए कहता है कि मुसलमानों ने, जो उस टोपी के ख़ास तौर से मुखालिफ थे, सिपाहियों में ये ख्याल बड़े एहतमाम से फैलाना शुरू किया कि ये नई तर्ज की पगड़ी उन सबको ज़बरदस्ती ईसाई बनाने की कार्रवाई का पेश खेमा है। उस बगावत को भी बाकायदा मुनज़्ज़म करने की कोशिश की गई थी। चुनाचे चपातियाँ भी उस मौके पर तकसीम हुई, मगर ये खालिस फ़ौजी बगावत रही और बहुत जल्द सख्ती से दबा दी गई। इतना ज़रूर हुआ कि मुल्क में ईसाई पादरी जो उधम मचा रहे थे वो अचानक धीमा पड़ गया, लेकिन चंद ही साल बाद फिर बेलगाम कर दिए गए और जंग प्लासी को 50 साल बीत चुके थे। दोस्तों, 1857 ईस्वी को इनकलाबी साल शुरू हुआ तो मुल्क गिर शोरश के आसार नज़र आने लगे। मुख्तलिफ हिस्सों में आग लगने की वारदातें होने लगीं। अंग्रेज़ों के बंगलों में, गोरे अफसरान की कोठियों में और सरकारी दफ्तरों में। सबसे पहले 23 जनवरी 1857 ईस्वी को छावनी रानीगंज में आग लगी। 2-3 दिन बाद मेजर का बंगला जल उठा। 25 जनवरी को टेलीग्राफ ऑफिस खाक हो गया। उस आग की रोशनी मुल्क के दूसरे हिस्सों के लिए मशअल राह बन गई। अब मुख्तलिफ मकामात पर यही होने लगा, अम्बाला में, दिल्ली के मज़ाफ़ात में और दूसरी जगहों पर। मगर हुकूमत अपनी तमाम जाँफशानी के बावजूद मुजरिमों का पता लगाने में नाकाम रही। उसी ज़माने में चिकने कारतूसों का वाक़या पेश आया, जिसने उस बारूद में शिताबा लगा दिया और जिसे हम तफसील के साथ अगली इक़्सात में बयान करेंगे। दोस्तों, उम्मीद है आज की किस्त आपको पसंद आई होगी। अगर ये किस्त आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाली हर किस्त का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। मिलते हैं अगली किस्त में, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।